नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BL लाइव क्लासेज में। इसमें हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का गणित जिसका सलूशन हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो अब इस वीडियो में हम पार्ट 4 का सलूशन लेकर के आए हैं और पार्ट 4 में है कराधान। तो प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से है पार्ट 4 कराधान के बारे में पढ़ते हैं। पहले कराधान है क्या, कराधान कहते किसे हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं हम यहाँ से। तो कह रहा है कि करों का वर्गीकरण, पहले कितने भागों में करों को बांटा गया है। यानी कराधान है क्या, टैक्स है क्या, टैक्सेस है क्या, कर जिसको हम लोग बोलते हैं कराधान। ठीक है, क्योंकि अभी आय जो होता है हमारा प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, यानी कि उस पर कर लगता है। तो इन करों का ही वर्गीकरण विभिन्न विधियों से किया जा सकता है, जैसे कि आय पर कर और पूंजी पर कर, दूसरा है संपत्ति पे कर और वस्तुओं पे कर, तीसरा है व्यक्तियों पर कर और वस्तुओं पर कर। और कह रहा है कि मोटे तौर पर करों को मुख्य रूप से दो भागों में ही वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स। तो दो प्रकार के टैक्स हमारा लगता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। यानी कि कर है क्या उसके बारे में जान गए, उसके बाद हम लोग जाने प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब इसको हम लोग पूरा विस्तार से जानेंगे कि प्रत्यक्ष कर क्या है। तो पहले देखते हैं प्रत्यक्ष कर के बारे में। यानी प्रत्यक्ष कर क्या है हमारा, तो प्रत्यक्ष कर जो कह रहा है यानी कि डायरेक्ट टैक्स, कह रहा किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर लगाए गए उस कर को जो उसे सीधे प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। यानी कि जो डायरेक्ट रूप से वह व्यक्ति कर को देता है या व्यक्ति को सीधे प्रभावित करता है, उसे हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। उदाहरण के लिए आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि, ये सारे क्या हैं, प्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहला आयकर। आयकर में आयकर हमारा वह कर होता है जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की आय पर लगाया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को जिसकी वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा से अधिक है, अपनी आय का एक अंश आयकर के रूप में सरकार को देता है। जब वह व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग सरकार को देगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयकर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इनकम टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में हो सरकार आयकर की दर निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को कितनी कर देनी है, यानी कितने पैसे पे कितने कर उसको देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं संपत्ति कर। संपत्ति कर क्या होता है, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि यह वह कर है जिसे व्यक्ति किसी संपत्ति पर लगाया जाता है। यानी व्यक्ति की संपत्ति पर यह कर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। संपत्ति के अंतर्गत व्यक्तियों की सभी परिस्थितियों, संपत्ति और धन आती हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति के पास संपत्ति है, धन है, उसको हम लोग संपत्ति कर के अंतर्गत रखा जाता है, चाहे वे किसी भी स्थिति में हो। आजकल संपत्ति की मूल्यांकन तारीख पिछले वर्षों की 31 मार्च मानी जाती है। यानी कि उसका मूल्यांकन जो है 31 मार्च से ही उस पर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। इस स्थिति में भी एक निश्चित सीमा से अधिक संपत्ति रखने वाले व्यक्ति को संपत्ति कर देना होता है। यदि आप अधिक संपत्ति रखते हैं, गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर यदि अधिक चीज़ संपत्ति रखते हैं, तो आपको गवर्नमेंट को उस पर टैक्स पे करना होगा। ठीक है, आजकल संपत्ति कर की छूट सीमा 2010 से, ठीक है, कुछ भागों में 2011 तक, मतलब कितना इसमें संपत्ति पे छूट है और कितना कर देना है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ से। तो आप देखेंगे कि 30 लाख रुपए से यदि अधिक है तो 30 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति पर 1% की दर से टैक्स देना होता है। ठीक है, और इसके पहले संपत्ति पर क्या है, छूट है, कितना, 15 लाख तक। 15 लाख तक आपके पास संगति है तो कोई कर नहीं देना है, लेकिन 30 लाख से अधिक जो ही अधिक होता है तो आपको क्या करना होगा, सरकार को टैक्स देना होगा। एक मकान तथा कुछ अन्य संपत्ति जो है यह सीमा में नहीं आती है। हमारा जो एक मकान है और कुछ खेतबाड़ी है तो आपको गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं देना, यानी 15 लाख से अधिक कम के अंतर्गत आता है तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आय का परिकल्पना, किस प्रकार से आय को निर्धारित किया जाता है। तो
कह रहा है कि इस अनुच्छेद में हम केवल वेतनभोगी व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले आय कर को परिकल्पित करेंगे। वेतनभोगी व्यक्तियों की आय कर का परिकल्पना करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है, यानी कि किस किस बातों को ध्यान रखते हुए हम किसी भी व्यक्ति की धन पर या उसकी आय पर कर लगाएंगे, इसके बारे में बातें करते हैं। तो पहला कह रहा है कि एक वित्तीय वर्ष की सकल आय जो होती है ग्रॉस इनकम पर आयकर परिकल्पना किया जाता है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में ही वित्तीय वर्ष क्या किया जाता है, माना जाता है। ठीक, तो इसी के बीच में उसके आय पर कर लगना है। दूसरा कह रहा है कि सकल आय का अर्थ होता है कि पूरे वित्तीय वर्ष में भी सभी स्रोतों से प्राप्त हुई कुल आय। और तीसरा कह रहा है कि स्वीकार्य कटौती, यानी कुछ ऐसी कटौतियाँ हैं जो कि सरकार से मुक्त होती हैं और आय कर का परिकल्पना करते समय पहले सकल आय में से इस कटौतियों को घटा दिया जाता है और तब शेष राशि पर आयकर परिकल्पना की जाती है। इसमें से कुछ कटौतियाँ निम्नलिखित हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, पहले हटा देती हैं और हटाने के बाद तब उस पर टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मकान का किराया भत्ता है, मकान किराए पे रह रहे हैं तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना है। ठीक है, उस शर्तों के अधिक वेतनभोगी व्यक्तियों को मिलने वाले मकान किराए भत्ते का कुछ अंश आयकर से मुक्त होता है, यानी कुछ भाग जो होता है मुक्त होता है, उस पर व्यक्ति को कर नहीं देना है। ठीक है, और यहाँ पे चौथे नंबर पर कह रहा है कि जो धारा 80G है इसके अंतर्गत कितना कितना छूट निर्धारित किया गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और केंद्र सरकार की सारी छूटें हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा जो स्वीकृत छूटें हैं वह कितनी कितनी है। पहला कह रहा है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय राहत कोष, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 100% छूट है। उसके बाद परिवार कल्याण राहत कोष में भी 100% छूट है। प्रधानमंत्री वित्त राहत कोष में इसमें भी 100% छूट है। और राष्ट्रीय सैनिक कल्याण कोष में भी 100% की छूट है। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष जो 1 से लेकर के 499 से भी प्रारंभ थी, उस पर भी कितना 100% की छूट है। ठीक है, उसके बाद सामूहिक विकास के लिए जो राष्ट्रीय कोष है उस पर भी कितना 100% की छूट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। और अगला कह रहा है इसमें आगे भी कितनी कितनी छूटें हैं, और कह रहा है कि विश्वविद्यालय या किसी राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा संस्थान है जो कोष दिया जाता है, यानी इस पर जो प्राविधिकरण होती है उस पर भी 100% की छूट है, यानी इस पर कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है। प्रधानमंत्री राहत कोष है उस पर भी 100% की छूट है, कोई भी टैक्स नहीं देना है। जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष, इस कोष में आपको केवल 50% की छूट है और 50% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है। उसके बाद इंदिरा गांधी स्मारक स्टेटस, इस पर भी 50% की छूट है, बाकी आपको टैक्स देना है। और कह रहा है कि कोई अन्य शासक संस्थाएं जिनको दिए जाने या चंदे पर धारा 80G लागू होती है तो उनको भी यह टैक्स जो है अदा करना होता है। यानी 1 से लेकर के 8 तक जो क्या थी 100% की छूट थी, और 9 और 10 जो था वह 50% की छूट थी। ठीक है, नोट में कह सकते हैं हम लोग कि 80G के अंतर्गत जो मिली हुई छूट की राशियाँ हैं वह 5वां, यानी कि 5वां धारा जो कह रहा है 80C के अंतर्गत किन किन चीज़ों पर छूट है, यानी कि जीवन बीमा जो प्रीमियम है, भविष्य निधि है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण और ट्यूशन फीस है, हाउसिंग लोन है, भुगतान की राशियाँ आदि अधिकतम 1 लाख से ऊपर तक सकल आय में से कम कर देती हैं। ठीक, 80C के तहत। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। यानी कह रहा है कि हम आपको ध्यान नवीनतम आय की दरों की ओर ले चलते हैं, तो इतना भी नवीन नहीं है यह। ठीक है, यदि आज ये पुराने स्टॉक के ज़रिए से बताया जा रहा है, नए वाले में देखेंगे तो कुछ और आय आपको देखने को मिलेंगे कि गवर्नमेंट की कितनी प्रतिशत छूट है। जब से GST लागू हुआ है तब से कितनी चीज़ें सामने आई है, उस पर हम लोग नए तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं वित्तीय जो वर्ष है उस पर कितनी कितनी कह रहा है कि यदि आपके पास 18,000 रुपये से है तो आप क्या कर सकते हैं, कर मुक्त हो सकते हैं। लेकिन 18,000 या 18,000 के जो आसपास में अगल बगल में रहता या उससे मान लीजिए 1,80,000 है तो इस पर भी जो टैक्स है आपका नहीं लगता है। यानी कि 1,80,000 तक आप 1 लाख तक न्यूनतम माना गया है कि 1 लाख तक के आपका जो धन है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, लेकिन 1 लाख से 80,000 तक या लगभग 2 लाख तक में होता है कि उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है।
बाकी जो भी धन है उस पर क्या होती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। कितना, 10%। और यदि 5 लाख से ऊपर है तो आपको 20% का टैक्स उसमें लगाएगी गवर्नमेंट, ठीक है, 20% का टैक्स लगाएगी। यदि 8 लाख से ऊपर है तो 30% का टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक। और अगर देखें और बढ़ता गया तो समय के अनुसार ये बढ़ता जाता है, किस प्रकार से टैक्सें लगाई जाती हैं गवर्नमेंट की। बताया ना, अभी 2 लाख है तो कर मुक्त है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जब ही 5 लाख होता है 10% लग जाता है, 10 लाख होता है तो 20%, और 10 लाख से ऊपर जितना भी है उस पर 30% का जो टैक्स है गवर्नमेंट को पूरा करना पड़ता है। लेकिन जो शिक्षा हमारी है, मोस्ट पे ध्यान दीजिएगा, शिक्षा पर जो आयकर है वो 2% लगता है। यानी जो भी प्राइवेट विद्यालय होंगे उनसे गवर्नमेंट 2% की टैक्स लगाती है, ठीक है। और उच्च सेकेंडरी शिक्षा जो होती हैं उस पर 1% की, यानी कि उच्च सेकेंडरी जो शिक्षा होती थी उस पर 1% की गवर्नमेंट जो है टैक्स लेती है। और वित्तीय वर्ष जो 11-12 के कुछ इसमें सीमाएँ बताई गई हैं कि महिलाओं के लिए प्रारंभिक छूट सीमा स्तर 1 लाख से 90 यानी 1.90 लाख रुपए तक की थी। और जो भी नागरिक थे वह 60 वर्षों के थे ऊपर थे, और 2.5 लाख रुपए तक के जो वरिष्ठ नागरिक थे उन्हें 85 वर्ष के 5 लाख के रुपए में निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के कुछ नियम कानून है जिस पे वो गवर्नमेंट जो अपना टैक्स लगाना होता है वो लगाती है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से गवर्नमेंट जो टैक्स लगाई है हमको किस प्रकार से उसको निकालना है, कि कितने रुपए पे कितने हमें टैक्स देने होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड, यहाँ से प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न की बात यहाँ से करते हैं, और इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2008 और 2009 में पी की कुल वार्षिक आय 2,96,160 रुपये है। ऐसा कह सकते हैं कि 2,96,600 रुपये थी, ठीक है। तो भविष्य निधि खाते में 8,000 रुपये प्रतिमाह जमा करता है तथा उसने 8,000 रुपये वार्षिक आय अपने जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम दिया था। यदि वह 1,50,000 रुपये तक कोई आयकर नहीं तथा 1,50,000 रुपये से अधिक आय पर 10% की दर से आयकर दे हो तथा आय में छूट सभी बचतों का 100% अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये हो तो उसके देय की आयकर की गणना कीजिए। तो प्रश्न थोड़ा पेचीदा है और बड़ा प्रश्न इसका बनता ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें सारा कुछ दिया भी है कि 1.5 लाख तक उसका आयकर नहीं है, मतलब इस पर कोई कर नहीं लगेगा। लेकिन जब भी 1.5 लाख से अधिक हो जाएगा तो उस पर कितना लगेगा, 10%, ठीक है। और यह पूरा कमाता कितना है वर्ष में, पूरा कमाता है 2,96,600 रुपये कमाता है, जबकि यह भविष्य निधि खाते में अपना 8,000 रुपये जमा भी करता है, ठीक है। और 8,000 रुपया जो है अपना जीवन बीमा का जो पॉलिसी है उसका प्रीमियम भरता है। और कह रहा है कि जो आयकर में छूट है वह सभी बचतों का 100% से अधिकतम सीमाओं पे 1 लाख रुपए तक जो है उसको क्या है, छूट मिलता है, ठीक। तो इसका हल देखते हैं, ठीक। यहाँ से हल का कह रहा है, हल में देखेंगे जब प्रश्न में कह रहा है कि सकल आय क्या थी इसकी, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं। हमारी जो इसमें आय थी उसको पहले हम लोग नोट कर लेंगे, यानी कि जो सकल आय है इसका वो कितना था, 2,96,000, ठीक है। जो सकल आय है वो इसमें है 2,96,600, ठीक, रुपये। और तथा बचत कितना है इसका, बचत भी ज्ञात कर लें, जबकि भविष्य निधि में दे रहा है, भविष्य निधि में जमा करता है कितना, 8,000 रुपये। और 8,000 रुपये कितने देता है, 12 वर्ष तक, मतलब 1 साल तक देता है। तो 1 साल का पूरा कितना हो जाएगा यह, 12 बटे 96, यानी कि 96,000 रुपये ये तो ऐसे जमा कर देता है, ठीक है। 96,000 रुपये जमा कर दिया। जबकि जीवन बीमा पर भी देता है, जीवन बीमा पॉलिसी में भी यह जमा करता है, ठीक है। तो इसमें कितना जमा करता है, 8,000 रुपये। और जीवन बीमा पॉलिसी 8,000 रुपये जमा करता है। और कुल कितना हो गया, कुल देखा हम लोग, कुल जो इसका बचत है वह बचत जब यहाँ से ज्ञात करेंगे तो दोनों क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो 000 का 000 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा, और 8 से 14 4, यहाँ पे है 0, यहाँ पे 1,
यानी कि 1,04,000 रुपये। ऐसा क्या हो रहा है, बचत हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें जो कि प्रश्न में बताया गया था कि 1,50,000 तक क्या है, कोई कर इसको नहीं देना है, और उसके ऊपर जो ही होगा तो इसको कर क्या करना है, देना है। यानी कि कर योग्य आय कितनी है, कर योग्य आय, कर योग्य आय कितना है, यानी 2,96,600 रुपए में से हम क्या करेंगे, 1,00,000 को घटा देंगे, क्योंकि 1,00,000 तक इसको कोई भी कर नहीं देना है। ठीक है, कोई भी कर नहीं देना है। तो आएगा कितना, और इसमें से हम लोग कितना और घटाएंगे, अभी इसमें से घटा देंगे, हम अभी घटाएंगे इसमें से हम लोग 1,50,000 रुपये और घटा देंगे, ताकि वो भी, क्योंकि इस पर भी इसको कर नहीं देना है। जब इसकी गणना करेंगे कितना आएगा, यह आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा यह 1,96,600 रुपये। ठीक है, 1,96,600 रुपये, 2,00,000 में से 1,00,000 घटा देंगे तो इतना बचेगा, और उसको कितना घटाना हमको, 1,50,000 रुपये। ठीक है, 1,50,000 रुपये। और जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 46,600 रुपये। यह आ गया आपका 46,600 रुपये। अब 46,600 रुपये में अब देखेंगे कि आयकर कितना है। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं, आयकर देख लेते हैं इसमें कि आय पर इसको कितना कर देना है। तो 46,600 रुपये है, इसका का कितना बोला था, 10%, यानी कि 10% इसको कर देना है। तो इसका 10%, तो 10 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना यार, ये आपका आएगा 4,660 रुपये। ठीक है, 4,660 रुपये इसको क्या करना है, कर देना है, यानी कि देह कर, दे आय कर कितना हो जाएगा, 4,660 रुपये। ठीक, यही क्या है, इसको इसका आंसर है, इतना उस व्यक्ति को, यानी पी जो व्यक्ति था उसको इतना रुपए कर के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, इसका आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2008 और 2009 में किसी अधिकारी की कुल वार्षिक आय 3,25,000 रुपये है। ठीक है, 3,25,000, तो 25,000 रहेगा। ठीक ना, 3,25,000 रुपये है, और कह रहा है कि उन्होंने 25,000 रुपये अपनी बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम जमा किया तथा 6,000 रुपये प्रतिमाह वार्षिक निधि में जमा किया। तो उस अधिकारी की देह आय कितनी होगी। तो आय हमें ज्ञात करना है कि अधिकारी को कितने रुपए गवर्नमेंट को कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ और चीज़ें हम लिख लेते हैं, यानी इसमें प्रश्न में दिया हुआ है क्या क्या, प्रश्न में कर योग्य आय की जो दरें हैं, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, आय कर की दरें। ठीक है, आयकर की दरें क्या है, तो कर योग्य देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत योग्य आय कितने में उसको कर देना है। एक हेडिंग हो गया, और दूसरी हेडिंग होगी हमारी आय कर। ठीक है, ये दूसरी हेडिंग होगी। अब दोनों में वस्तुओं को लिख लेते हैं। पहले में कितना कह रहा है, पहले में कह रहा है कि 1,00,000 रुपए तक कोई कर नहीं देना इनको, कोई कर नहीं, यानी कि क्या है, इतना रुपए तक अगर व्यक्ति कमाता है तो उसको कोई कर गवर्नमेंट को नहीं देना है। ठीक है, वह टैक्स फ्री है। चलिए, और ये इससे 1,00,000 रुपए से मान लीजिए 1,01,000 रुपया हो गया, तथा से 1,50,000 रुपये तक कितना करना है इसको, यहाँ तक रहे तो 1,00,000 रुपये से अधिक की राशि का मान लीजिए उससे अधिक रहता है तो इसको जो कर देना होगा, कितना देना होगा, 10%। यदि 1,00,000 से अधिक हो रहा है 1,50,000 तक, तो उस व्यक्ति को 10 रुपये कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे जो है इसका रूल है, यानी कि 1,50,000 1,50,000 भी कर सकते हैं, से 2,50,000 तक
तक जो टैक्स होगा वो 5,000 रुपया प्लस, यानी कि 5,000 रुपये जो ही बढ़ेगा वहाँ से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक, ठीक, की राशि का 20%, जो इससे ज़्यादा रखेगा व्यक्ति को पैसा तो उसको 20% की कर देना पड़ेगा, ठीक। अब देख लेते हैं छूट कितना है। आय कर में छूट कितना है, तो समस्त बचत का जितना बचेगा वही क्या है, उसका छूट है, यानी कि छूट एक भी नहीं है इससे, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, चलिए इतना तो इस प्रश्न में हमारा दिया हुआ। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको हल करना। तो हल कैसे करेंगे, देखिए जैसे जैसे जितने भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से ही हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए कैसे हम इस प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहले अधिकारी का जो सीमा है, यानी कि जो इसका वेतन है, पहले हम लोग वह जानेंगे। अधिकतम जो सीमा है उसको हम लिख लें, कितना है वह 1 लाख रुपए तक, ठीक है। 1 लाख रुपए से जो ही अधिक कम बेसी हो रहा है तो बेसी हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ रहा है, कर देना पड़ रहा है। और अधिकारी की आय कितनी है, अधिकारी की सकल आय, सकल आय जो कमा रहा व्यक्ति वो 3,25,000 रुपये, 3,25,000 रुपये क्या कर रहा है, वो कमा रहा है, ठीक है। अब हमारा आयकर में छूट कितना है इसको भी जान लें। आयकर में छूट कितना है, तो छूट देखेंगे तो जबकि वो जीवन बीमा की पॉलिसी भी दे रहा है तो उस पर तो कोई कर लगेगा नहीं। जीवन बीमा पॉलिसी इसमें कितना पे कर रहा है वो, इसमें आप देखेंगे तो वह 25,000 रुपये जो है, 25,000 रुपये जो वह जीवन बीमा पॉलिसी में पे कर दे रहा है, ठीक। तो उस पर उसको टैक्स देना नहीं है। और भविष्य निधि खाते में, भविष्य निधि में वो कितना जमा कर रहा है, वो जमा कर रहा है 6,000 रुपये, जो कि प्रश्न में दिया हुआ, ठीक है, 6,000 रुपये। और 6,000 रुपये कब तक दे रहा है, वर्ष भर, यानी कि 12 माह। तो 12 माह कितना हो जाएगा, 12 छक 72,000 रुपये। तो अब कुल कितना दे रहा है, यानी कि कुल छूट इसको कितना मिल रहा है, यानी इस पर कोई टैक्स उसको नहीं देना है। तो इतना और प्लस इतना क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 97 लाख, ठीक है, रुपीज। इतने रुपए पर उसको कोई भी कर नहीं देना है, वह क्या है, टैक्स मुक्त है, ठीक है, उस पर कोई भी कर उसको नहीं देना है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ से कि कर उसको देना किस पे है, ठीक है। कर योग्य आय, तो कर योग्य आगे कितना है, 3,25,000 रुपये तो वह कमा ही रहा है, ठीक है। जबकि इसमें से वह 97 लाख रुपया है, 97 लाख रुपया क्या कर दे रहा है, अपने फंड में जमा कर दे रहा है, जिसको उस पर कोई भी कर नहीं देना। तो बचेगा इतना 2,28,000, 2,28,000 रुपये उसके बच रहे हैं, जिसपे उसको टैक्स लगना है। और टैक्स देय कितना है ये भी देख लें, देय आयकर कितना है, ये प्रश्न में लिखा हुआ था हमारे कि 5,000 रुपये प्लस 78 लाख रुपये का कितना 20% उसको देना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब चलिए उसको क्या करना है, 20% उसको देना है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं उसमें से कि 5,00,000 और प्लस 15,600 रुपये, इस पे जो आ रहे हैं उसका 20% निकालेंगे तो 15,600 रुपये आएंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा 20,600 रुपये, ठीक है। तो 20,600 रुपये ही क्या है, उसके कर हैं, यानी कि टैक्स हैं जो उस व्यक्ति को अदा करना है। तो ये क्या है इसका आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वैभव की वार्षिक आय और जो आय क्या है, आय है और प्लस मकान का किराया भत्ता छोड़ने के बाद वह 2,80,000 रुपये कमाता है और वह 45,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है तथा 7,500 रुपये अर्धवार्षिक प्रीमियम जो उसकी LIC है वह LIC में देता है और वह 30 लाख रुपये जो है 30,000 रुपये जो है 30,000 रुपये जो है वह इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में भी जमा करता है। अब वैभव के वेतन से कितनी वित्त की अंतिम माह में भुगतान किया जाने वाले 11 माह में वह 1,000 रुपये प्रति माह आयकर देता रहा हो, यानी कि वह 11 माह तक 1,000 रुपये का कर दे रहा है, आय दे भी रहा है, ठीक है, ताकि जो आय का जो कर है वह एक बैग ज़्यादा न हो, तो वह दे भी रहा है। और आय कर की गणना निम्नलिखित करों का इस प्रकार है, यानी कि आय उसको कितने कितने रुपए पे कितना देना है वह नीचे उसका विवरण दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं उसको यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे इसमें कि इसका विवरण दिया है आय के करों का। तो यह क्या है, कर योग्य आय है और यह जो है आयकर है। यानी कह रहा है कि 1 लाख रुपए तक उसको कोई भी कर नहीं देना है और 1,01 रुपया जो ही हुआ और 1.5 लाख तक उसको कितना देना है, 1 लाख रुपए से अधिक जो ही हो जाएगा तो उसका जो ब्याज लगेगा, ब्याज कर उसका कर लगेगा 10% लगेगा, ठीक है। और 1.5 लाख से जो ही 1 रुपया बेसी हुआ यानी कि 2.5 लाख रुपए तक उसको कितना देना है। तो सारे में प्रीमियम वही है गवर्नमेंट की, ठीक है ना। अब ज़्यादा कुछ हो गया होगा लेकिन यह 2008 और 9 का है, ठीक है ना, तो उसी हिसाब से इसको समझाया जा रहा है। तो तब इसका कितना होगा 20 रुपये, यानी 20% की दर से उसको टैक्स पे करना होगा। लेकिन जब ही 2.5 लाख से अधिक हो जाएगा तो 2.5 लाख से अधिक होने पर उसका 25,000 रुपये प्लस 2.5 लाख रुपये से जब ही अधिक होगा तो उसको 30% का जो है कर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं छूट कितना इस पर गवर्नमेंट दे रही है इनको। तो इसमें देखेंगे आप कि जो छूट की राशि हो कितना, केवल 1 लाख रुपए तक, यानी 1 लाख रुपए तक यह कर मुक्त है। इससे अगर अधिक कमाएंगे तो गवर्नमेंट को उनको कर देना पड़ेगा। और अधिभार के योग्य कितने हैं, यानी कि वह 10%। यदि कर योग्य आय देखें तो 1 लाख रुपए से अधिक जब होगा तो वह 10% उसको कर देगा। शिक्षा पर आय कितना है, तो शिक्षा पर है पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्रश्न में ही, जब इसका थॉट पढ़ा रहे थे तभी इसमें देख सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग बात किए थे कि 2% जो है शिक्षा पर उसका आयकर लगता है, ठीक है। जो आयकर होता है वह शिक्षा पर जो है वह 2% का ही देय है, ठीक। चलिए अब इसका सॉल्व देख लेते हैं और किस प्रकार से यह हल होगा, ठीक है। चलिए हल में हम देखेंगे, पहले हमें जाना है कि जो वैभव नाम का जो लड़का है, यानी कि जो वैभव है उसकी सकल आय कितनी है, ठीक है। वैभव की सकल आय कितनी है पहले तो जानना हम लोग। तो सकल आय जानेंगे तो 2,80,000 रुपये क्या करता है वो प्रति माह के हिसाब से उसकी आय होती है, ठीक है। नहीं वार्षिक है, ठीक है, वार्षिक में वह इतने रुपए कमाता है क्योंकि वर्ष में उसको टैक्स भी पे करना होता है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं तो छूट कितना मिलता है। छूट देखें हम लोग तो वह कितने कितने रुपए को जमा कर दे रहा है। तो पहले जमा कर रहा है वह सामान्य रूप से है एक, ठीक है, सामान्य भविष्य निधि है, भविष्य निधि में जमा कर रहा है। कितना दे रहा है वो, निधि में जमा कर रहा है 45,000 रुपये जमा कर रहा है। और LIC में वो जमा कर दे रहा है, ठीक है। LIC में वो प्रीमियम उसका जमा कर दे रहा है कितना, यानी कि 7,500 रुपये। और कितना दे रहा है, यह 2 वर्ष तक दे रहा है, यानी कि छमाही दे रहा है। तो कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका 15,000 रुपये, ठीक है, 15,000 रुपये इसका होगा। और ये भी दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रांड है इस ब्रांड में भी वह जमा कर रहा है। कितना जमा कर रहा है, तो 30,000 रुपये वह इसमें जमा कर रहा है। अब देखेंगे कि कुल कितना हुआ, ठीक है, कुल छूट है, यानी कि इस पे तो इसको कुछ देना ही नहीं है, ठीक है। तो इस पे इस जोड़ेंगे पूरे को तो आ जाएगा आपका 90,000 रुपये, ठीक है। इनको प्लस इनको तीनों को जोड़ेंगे तो यह 90,000 रुपये आपका आ जाएगा। कर योग्य आय देख लेते हैं। कर योग्य आय कितनी है, तो कर योग्य आय देखेंगे तो 2,80,000 रुपये में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। 90,000 रुपये को हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 1,90,000 रुपये। 1,90,000 रुपये पे क्या करना है, उसको टैक्स
पे करना है। तो जाके देख, चल, तो 1,90,000 रुपये क्या करना है उसको, टैक्स जो है पे करना। जबकि प्रश्न में कह रहा था कि 1,00,000 रुपए तक क्या है, यह कर मुक्त है। भाई उसके पास तो 1,90,000 रुपये ना बच रहा है, तो इसमें से 1,00,000 रुपये तो टैक्स देगा नहीं, ठीक है ना। और 50,000 रुपये जो है का उसको कितना देना है, 10% ही केवल, रुपए का 10% ही केवल उसको चुकता करना है। तो उसका कितना हो जाएगा, 10% निकालेंगे, इसका हो जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। 50,000 का निकालेंगे 10% तो 5,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन जब यहीं 40,000 रुपये हो रहा है, रुपये का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये, ठीक है। कुल कर जोड़ेंगे आप अपना, कुल कर कितना आएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13,000 रुपया क्या हो गया, इन व्यक्ति का, इन भाई साहब का कर हो गया, ठीक है। अब इस कर में वह क्या कर रहा है कि 10 लाख से कम होने पर जो अभिभार होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। चूंकि 10 लाख से कम होने पर जो भी भार होगा क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। और शिक्षक पे कितना दे रहे हैं, यानी कि शिक्षा का जो उपकर लग रहा है, शिक्षा का जो उपकर लग रहा है कितना है, यानी कि 13,000 रुपये का ही, रुपये का ही 2% लग रहा है। तो 13,000 रुपये का आप जब 2% निकालेंगे, 13,000 रुपये का जब 2% निकालेंगे तो आपको पैसा आएगा 260 रुपये, ठीक, 260 रुपये। यानी कुल जो देय कर होगा क्या कर लेंगे, उसमें जोड़ लेंगे। यानी कि देय शुद्ध कर कितना होगा, शुद्ध जो कर होगा वो होगा 13,000 प्लस 260 रुपये, ठीक। इन पूरे को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ से इनको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 13,260 रुपये, ठीक है। ये क्या करना है, इनको कर देना है, ठीक। और जबकि कह रहा है कि 11 माह तक वह कर दे चुका है, 11 माह तक जो हुआ जमा कर दिया था। तो 11 माह तक मान लीजिए जमा करेगा, 1,000 रुपये जमा कर रहा था, तो कितना जमा कर दिया है, 11,000 पे करेंगे तो इसको 11,000 तो ऐसे हो गया, 11,000 रुपया क्योंकि वह जमा कर चुका है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से जो अभिष्ट इसका होगा, यानी कि अभिष्ट देय कर जो होगा इसका, यानी कि 13,260 रुपये में से हम 11,000 रुपये को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक। तो यह आपका आएगा 2,260 रुपये, ठीक है। तो ये क्या है, यही जो है अभिष्ट कर है, यानी कि आंसर है जो उसको वैभव को चुकाना है, ठीक। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से इस 3 टाइप के क्वेश्चन इस प्रश्नावली 4A से हो गया, और इस 3 टाइप के क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन समाहित है। क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, तो इसकी वजह से इसमें 3 ही क्वेश्चन बन देते हैं, ठीक है। जिसके बाद से अगले प्रश्नावली में आएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।